So hello everyone. So this is CS Anitya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. So कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, एकदम मजे में है एंड नवंबर 23 एग्जामिनेशंस के लिए आपने अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर ली है, राइट? And in this very video, I'm going to guide you all how can you get 60 plus in CA final audit. Sure shot 60 plus अपने को कैसे मिल सकता है नवंबर 23 एग्जाम्स के अंदर। तो देखो भाई, ऑडिट जो है ना, अपने को लगता है कि यार ऑडिट में मार्क्स नहीं आते, ऑडिट इज वेरी टफ, ऑडिट इज वेरी टेक्निकल, ऑडिट में पास होना मुश्किल है, कोई ऑडिट में मेरे को पास करा दो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। ऑडिट इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट जिसमें बच्चों के ना 70 प्लस भी आता है, मतलब बच्चों के 76 77 इतने मार्क्स आए हैं, मेरे खुद के स्टूडेंट्स के आए हैं, राइट? 70 प्लस तो ना जाने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स के आए हैं एंड 60 प्लस तो मतलब मैं बात करूं तो यार पिछले 5-6 अटेम्प्ट का फिगर मिला दें तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के आए हैं। और ये मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, कितने सारे टीचर्स हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं, कितने सारे बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी करके भी वो एग्जामिनेशन का फिगर अचीव कर रहे हैं। तब सोच के देखो कितने बच्चे देश के अंदर ऑडिट में एग्जामिनेशन लाते होंगे। तो अगर आप ऑडिट में फेल हो रहे हो, अगर आप ऑडिट में अच्छे मार्क्स नहीं ला रहे हो, तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम रीजन कि भैया ऑडिट में मार्क्स क्यों नहीं आ रहा। इस वीडियो के अंदर मैं आपकी मदद करने वाला हूं, आपकी हेल्प करने वाला हूं, आपको गाइड करने वाला हूं कि भैया तुम भी ऑडिट में कैसे 60 प्लस ला सकते हो एंड ऑडिट में तुम बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करके अपने ग्रुप्स क्लियर कर सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री अपने सर का ताज बना सकते हो। यू कैन डेफिनेटली डू इट। एंड ये जो वीडियो होगा ना, मतलब अब मैं बोल सकता हूं कि यार शायद आपके लिए गेम चेंजर हो। दिस वीडियो कैन बी ए गेम चेंजर फॉर यू अगर आप इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करेंगे, आखिरी तक इस वीडियो में बने रहेंगे और शिद्दत के साथ वीडियो में बताई गई सारी बातों को इंप्लीमेंट करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, यार अपना प्यार दे दो थोड़ा सा, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो देखना, ये जो वीडियो है इसको मैं 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर रहा हूं। आई एम कैटेगराइजिंग इन 3 पार्ट्स। टोटल जो ऑडिट स्ट्रेटजी है कि कैसे अपने को ऑडिट में 60 प्लस मार्क्स लाना है, दैट आई एम गोइंग टू कैटेगराइज इन 3 पार्ट्स। सबसे पहला, यू हैव टू यूज अ सीपीआई फॉर्मूला। सेकंड, आई एम गोइंग टू गाइड यू विद द स्टडी मेथडोलॉजी, व्हाट इज गोइंग टू बी द स्टडी मेथडोलॉजी। एंड थर्डली, आई एम गोइंग टू गाइड यू विद द आरटी फॉर्मूला। ठीक है जी। तो सबसे पहले यार तुमको ना सीपीआई फॉर्मूला यूज करना है, चाहे ऑडिट हो, चाहे लॉ हो, चाहे डीटी हो, चाहे आईडीटी हो, तुमको सीपीआई फॉर्मूला यूज करना है। व्हाट इज सीपीआई फॉर्मूला? सी मतलब सी फॉर कॉन्सेप्ट्स, पी मतलब पी फॉर प्रेजेंटेशन, आई मतलब आई फॉर इंटरलिंकिंग। सबसे पहले आपने इंश्योर करना है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अगले अटेम्प्ट के लिए रिविजन्स में फोकस करना है, टेस्ट देने में फोकस करना है। और आपको लगता है कि यार कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट को ब्रशअप करने की जरूरत है, तो फटाफट एक शॉर्ट ड्यूरेशन का क्लासेस लगा लो, क्लासेस खत्म कर लो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ब्रशअप कर लो, देन स्टार्ट विद द रिविजन एंड टेस्ट। अब इस चीज का जवाब कौन देगा कि भाई मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि नहीं है? वो आप खुद दोगे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं है। सेकेंडली देखो यार, तुमको प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। प्रेजेंटेशन इज वन एस्पेक्ट जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम रह जाते हैं। ऐसा होता है ना, सर मैंने एक्सपेक्ट किया था 60 आएगा बट मेरे को आया 50, मैंने एक्सपेक्ट किया था 70 आएगा बट मेरे को आया 50, मैंने एक्सपेक्ट किया था मेरे को 80 आएगा बट आया मेरे को 65। तो ऐसा जब होता है ना, वो क्यों होता है? वो काफी बार प्रेजेंटेशन की वजह से होता है, काफी बार प्रेजेंटेशन की वजह से होता है। काफी बार बच्चे आके बोलते हैं सर मैं पूरा श्योर था सर 60 आएगा, सर मैंने आंसर्स करेक्ट लिखे थे, सर बिल्कुल सही है, 100% श्योर हूं सर, आंसर्स मेरा करेक्ट था, मेरे को इंस्टीट्यूट ने 10-15 नंबर कमती दिया है। तो वो काफी बार प्रेजेंटेशन की वजह से होता है कि इंस्टीट्यूट हमसे एक्सपेक्ट करता है प्रोफेशनल लेवल ऑफ प्रेजेंटेशन और हम उसे देते हैं एकदम लेमन लेवल ऑफ प्रेजेंटेशन। तो our expectation does not matches with the expectation of the institute, मतलब our delivery does not matches with the expectation of the institute, we have to match our delivery with the expectation level of the ICAI। और थर्डली आती है इंटरलिंकिंग, कि अपने को ऑडिट में अपना इंटरलिंकिंग स्किल्स परफेक्ट रखना है, किस तरीके से सारे टॉपिक्स आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं, किस तरीके से पीई के क्लॉजेस आपस में इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं, किस तरीके से क्लॉजेस कंपनी ऑडिट के साथ इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं, किस तरीके से स्टैंडर्ड्स के साथ इंटरकनेक्शन बन रहा है। उसके बाद आपको मैं एक प्रॉपर स्टडी मेथडोलॉजी देने वाला हूं, आपको गाइड करने वाला हूं, एक एबीसी एनालिसिस प्रोवाइड करने वाला हूं, एक ब्लॉकवाइज डिवीजन में पूरे सिलेबस को कैटेगराइज करने वाला हूं, जिससे आप देखोगे कि आपका ऑडिट पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए एंड आप ज्यादा अच्छा रिजल्ट अचीव कर पाएंगे। और एक रिकॉल टेक्निक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। Thirdly, you have to work on the RT formula. What is RT formula? R for revision, T for test. R for revision, T for test. याद रखना भैया, ऑडिट में 60 प्लस लाने का मंत्र R for revision, T for test. जितना हो सके उतना रिवीजन दे, जितना हो सके उतना टेस्ट दे, जितना हो सके उतना रिवीजन करें, जितना हो सके उतना टेस्ट दें। RT फॉर्मूला फॉलो करोगे तो भैया श्योर अच्छे मार्क्स आएंगे। बट पॉइंट तो यही है ना सर, रिविजन करना कैसे है?
नंबर ऑफ रिवीजन कैसे इंश्योर करना है, किस सीक्वेंस में रिवाइज करना है, कितनी बार रिवाइज करना है, टेस्ट कैसे देना है, तो वो सारी बातें मैं इस वीडियो में गाइड करने वाला हूं। आखिर तक बने रहिएगा वीडियो के अंदर, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलो, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अब देखना पूरा सिलेबस को ना मैं ब्लॉक्स में डिवाइड करने जा रहा हूं। आई एम डिवाइडिंग इनटू ब्लॉक्स। आप इसको एबीसी एनालिसिस भी बोल सकते हो, आप इसको ब्लॉक वाइज एनालिसिस भी बोल सकते हो। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। सबसे पहले जब आप प्रिपरेशन करोगे आप ब्लॉक ए के टॉपिक्स में ध्यान दोगे। उसके बाद आप जब प्रिपरेशन करोगे सेकंड स्टेज में आके ब्लॉक बी के टॉपिक्स में ध्यान दोगे, एंड लास्ट में जाके आप ब्लॉक सी के टॉपिक्स में आओगे। ठीक है, और बहुत साइंटिफिक तरीके से इन टॉपिक्स को डिवाइड किया हुआ है। आप समझ लो मैंने अपने सालों का एक्सपीरियंस झोंक दिया आपके लिए टू मेक दिस ब्लॉक्स। मेरे सालों का एक्सपीरियंस इन ब्लॉक्स को बनाने में यूज किया है मैंने। तो देखना यार ब्लॉक ए में क्या क्या आएगा। मतलब आपका ये प्रायोरिटी टॉपिक है, ए कैटेगरी टॉपिक है, जिसको आपको सबसे पहले करना है, जिसको आपको बहुत अच्छे से करना है, और ये सारे टॉपिक्स एक साथ करने हैं। तो कंपनी ऑडिट हो गया सर, कारो 20 हो गया, ऑडिट ऑफ सीएफएस हो गया। कंपनी ऑडिट, कारो 2020, ऑडिट ऑफ सीएफएस। ये जो पार्टिकुलर कैटेगरी है ये सिर्फ नवंबर 23 के बच्चों के लिए रेलिवेंट है सर। मई 24 ऑनवर्ड्स नया वीडियो बनेगा, चेंजेस होंगे, सिलेबस के अंदर चेंजेस हैं। तो दिस वीडियो इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम मई 24 ऑनवर्ड्स है। दिस वीडियो इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम नवंबर 23 में है। तो ब्लॉक ए में सर कंपनी ऑडिट आएगा, कारो 20 आएगा, ऑडिट ऑफ सीएफएस आएगा, ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का चैप्टर आएगा, देन प्रोफेशनल एथिक्स आएगा। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है ये आपको 20 नंबर दे जाता है, 25 मार्क्स दे जाता है। ये जो हिस्सा है सर ये आपको 25 मार्क्स दे जाता है। एंड एक स्कोरिंग हिस्सा है, एक स्कोरिंग एरिया है। हो सकता है 25 का 20 नंबर रहे, हो सकता है 30 नंबर रहे, हो सकता है 17-18 नंबर रहे। इंस्टीट्यूट बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, बट मिनिमम आप समझ लो कि 20 मार्क्स तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद आपको करना है सर ऐसे 700 का सीरीज, जो कि अपना रिपोर्टिंग सीरीज है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के अंदर। फिर उसके बाद आपको करना है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के अंदर मैंने आपको कुछ सिलेक्टिव स्टैंडर्ड्स दिया है जो अपने फाइनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसे 240 जो कि फ्रॉड का स्टैंडर्ड है, ऐसे 250 जो कि कंसिडरेशन ऑफ लॉज रेगुलेशन का स्टैंडर्ड है, ऐसे 320 जो कि मेटलिटी का स्टैंडर्ड है, एंड ऑल द स्टैंडर्ड्स रेंजिंग फ्रॉम ऐसे 540 टू 570। तो 540 अपना ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट का स्टैंडर्ड है, 550 रिलेटेड पार्टीज का स्टैंडर्ड है, 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स का स्टैंडर्ड है, एंड 570 अपना गोइंग कंसर्न का स्टैंडर्ड है। तो ये सारा टॉपिक्स आपके ब्लॉक ए में आएगा सर, और ये मान के चलो आपको दे जाएगा एटलीस्ट 35 टू 40 मार्क्स। मेरे हिसाब से 40 नंबर यहां से बन जाना चाहिए, 40 नहीं भी तो 35 नंबर बनेगा ही बनेगा। तो ये सारा सर अपने ब्लॉक ए के कैटेगरी में आएगा, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद अपन ब्लॉक बी के कैटेगरी में जाएंगे सर। ब्लॉक बी के कैटेगरी में क्या क्या आएगा, तो ब्लॉक बी के कैटेगरी में आएगा अपना क्वालिटी रिव्यू का चैप्टर, पीयर रिव्यू का चैप्टर, ऑडिट ऑफ पीएसयू का चैप्टर, इन्वेस्टिगेशन ड्यू डिलिजेंस फॉरेंसिक ऑडिट का चैप्टर, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का चैप्टर। सर इसमें एक टॉपिक ऐड कर दीजिएगा, ऐड करना रह गया था, मैनेजमेंट ऑपरेशनल इंटरनल ऑडिट का चैप्टर लास्ट में ऐड कर देंगे हम लोग। तो क्वालिटी रिव्यू, पीयर रिव्यू, पीएसयू, इन्वेस्टिगेशन, ड्यू डिलिजेंस, फॉरेंसिक ऑडिट, ऑटोमेटेड ऑडिट ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, चैप्टर ऑफ रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। देन वी हैव स्टैंडर्ड्स में ऐसे 315, ऐसे 330, 402, 450, 500 के सीरीज में 500 से लेके 530 के स्टैंडर्ड्स, ऑडिट एविडेंस वाले स्टैंडर्ड्स। देन 600 का सीरीज 600, 610, 620 यूजिंग द वर्क वाला सीरीज जो है अपना, एंड ऐसे 299 जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये सारा स्टैंडर्ड्स मैंने ब्लॉक 2 में डाला है। 315 स्टैंडर्ड्स को मैंने इस बार 3 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। ऑलवेज आई पुट ऑल द स्टैंडर्ड्स इन 1 ब्लॉक। तो बच्चों का फीडबैक आता है कि सर स्टैंडर्ड्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, स्टैंडर्ड्स बहुत लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने स्टैंडर्ड्स को भी 3 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया है कि आप वेटेज वाइज क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड्स को भी अलग अलग ब्लॉक्स में प्रायोरिटी वाइज डिवाइड कर सकते हो। तो ऐसे 315, 330, 402, 450, 500 टू 530, 600, 299। देन टैक्स ऑडिट का ना 2 पार्ट है, एक फिस्कल लॉस का, एक एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट, दूसरा फॉर्म 3CD। तो एप्लीकेबिलिटी वाला पार्ट आप ब्लॉक 2 में रखेंगे और फॉर्म 3CD वाला पार्ट आप ब्लॉक 3 में रखेंगे। और फिर आता है ऑडिट ऑफ एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसमें एक चैप्टर और ऐड कर दीजिए सर, मैनेजमेंट ऑपरेशनल इंटरनल ऑडिट। एक चैप्टर और ऐड कर दीजिए, मैनेजमेंट ऑपरेशनल इंटरनल ऑडिट। तो ये सारा सर कितना आ जाएगा, अपना ब्लॉक बी में आ जाएगा। ठीक है ना, ब्लॉक बी में आ जाएगा। अब ये ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी या एबीसी कैटेगरी, इसको पीडीएफ फॉर्म में भी मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो भाई फटाफट ज्वाइन कर लो, लिंक ऑफ ज्वाइनिंग अपना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये सारा टॉपिक सर अपने ब्लॉक बी में आ जाएगा। उसके बाद ब्लॉक सी आता है सर।
अब ब्लॉक सी के अंदर जो चैप्टर्स है ना, एग्जाम में तो मैक्सिमम 15 से 20 नंबर का आएगा, बट आपका एफर्ट्स बहुत ज्यादा ले जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको ब्लॉक सी में रखा है कि करना है मगर लास्ट में करना है, डिपेंडिंग ऑन टाइम करना है। तो ऑडिट ऑफ बैंक का टॉपिक, इंश्योरेंस ऑडिट का टॉपिक, 3CD का टॉपिक, ये सारा मैंने ब्लॉक सी में रखा है। क्योंकि यार किसी भी चीज को ना अपन सिर्फ मार्क्स के हिसाब से नहीं देख सकते, किसी भी चीज को अपने को देखना होगा कि कितना लेंथी टॉपिक है, कितना वॉल्यूमनस टॉपिक है, एंड कंपेयर टू दैट कितना मार्क्स दे रहा है। एक टॉपिक 5 पेज का है 2 नंबर का आता है, एक टॉपिक 50 पेज का है 8 नंबर का आता है, तो मैं पहले वो टॉपिक चूज करना प्रेफर करूंगा जो 5 पेज का है बट मेरे को 2 मार्क्स देता है। तो बैंक, इंश्योरेंस, 3CD अपने को लास्ट में करना है, क्योंकि इसको पहले करने के चक्कर में अपना बाकी जो मेन प्रिपरेशन है वो हैम्पर ना हो जाए या बहुत टाइम इसी में व्यतीत ना कर दें। देन वी हैव ऑडिट स्ट्रेटजी, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, एंड देन वी हैव सम बेसिक एसेस जो फाइनल के लिए इतना रेलिवेंट नहीं रहता, जैसे ऐसे 200 है, 210 है, 220 है, 230 है, 260 है, 265 है, 300 है। तो इसको भी मैंने ब्लॉक सी में डाला है। चांसेस रेयरेस्ट होते हैं कि फाइनल में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है जी, हालांकि आ जरूर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है सर कि कभी ब्लॉक सी ज्यादा मार्क्स का आ जाए, तो दिस इज नॉट ए गारंटी, दिस इज नॉट ए एब्सोल्यूट एश्योरेंस कि भैया ब्लॉक ए वाले टॉपिक से ज्यादा मार्क्स आएगा, बी वाले से कम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट टू प्रायोरिटाइज द थिंग्स एंड मेक इट सिंपल फॉर यू कि आपको किस तरीके से डिवाइड करके टॉपिक्स को करना चाहिए। एंड एज ऑडिटर वी कैन गिव ओनली रिजनेबल एश्योरेंस, वी कैन नॉट गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस, यू नो दैट वेरी वेरी वेल। तो एज अ टीचर आई एम ऑल्सो एबल टू गिव ओनली रिजनेबल एश्योरेंस, आई एम नॉट एबल टू गिव यू एब्सोल्यूट एश्योरेंस रिगार्डिंग कि भैया कौन सा टॉपिक कितना वेटेज का रहेगा। तो इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर दिया, ब्लॉक ए में, ब्लॉक बी में, ब्लॉक सी में। उसके बाद सर आता है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस। आप जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के सिचुएशन में आप क्या यूज करोगे, कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। तो प्राइमा फेसी मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा, भैया टाइम है तो मेरा क्वेश्चन बैंक ले लो यार, एमसीक्यू बुक यूज कर लो और क्वेश्चन बैंक एमसीक्यू बुक अच्छे से कर लो। सारा क्वेश्चन एक साथ आईसीआई का आपको मिल जाएगा, एक जगह मिल जाएगा। अगर लेकिन टाइम की किल्लत है, शॉर्टेज ऑफ टाइम है, सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो आप क्या करोगे सर, अगर शॉर्टेज ऑफ टाइम है, टाइम की किल्लत है, तो अगर आप मेरा बुक भी यूज कर रहे हो तो मैं अपने बुक में ना स्टार मार्क क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा, आप स्टार मार्क क्वेश्चंस यूज रेफर कर लेना। और अगर आप मेरा बुक यूज नहीं कर रहे हो तो इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो अगर टाइम की कमी है तो भाई आईसीआई के स्टडी मटेरियल के लास्ट में ना कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हर चैप्टर में, उतने क्वेश्चंस पक्का से लगा लो, 3 आरटीपीस के क्वेश्चंस पक्का से लगा लो, और जो लेटेस्ट एमटीपी आएगा उसका क्वेश्चन पक्का से लगा लो। इतना क्वेश्चन आप शॉर्ट कर लीजिए, ठीक है जी। अब मैंने आपको लास्ट में प्रोवाइड किया सर प्रेजेंटेशन टिप्स कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे करना है, प्रेजेंटेशन में किन बातों का ध्यान रखना है, एंड रिवीजन टिप्स कि कैसे आपने मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स टॉपिक को रिवाइज करना है। सीक्वेंस तो आपको समझ में आ गया, उसी सीक्वेंस में आपको टॉपिक्स को रिवाइज करना है। अब कितनी बार मैक्सिमम रिवीजन करना है, बेस्ट आउटपुट कैसे अचीव करना है अपने रिवीजन के अंदर, ये सारा कुछ भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सर, बात करने वाले हैं। तो प्रेजेंटेशन टिप्स, हालांकि देखो प्रेजेंटेशन अपने आप में एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, पूरे क्लासेस में जगह जगह मैं प्रेजेंटेशन के ऊपर बात करते रहता हूं। तो इन शॉर्ट यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स इंक्लूड करे हैं फॉर प्रेजेंटेशन। इसमें मैंने वो बेसिक पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करे हैं कि मार्जिन ड्रॉ कर लेना, वो सारा कुछ। इसमें जो अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड पॉइंट्स अपना वो सारा इंक्लूड करा है। तो ऑलवेज डिवाइड आंसर्स इनटू पैराग्राफ्स और पॉइंट्स, ऑलवेज डिवाइड आंसर्स इनटू पैराग्राफ्स और पॉइंट्स। कभी भी आंसर को एक कंसोलिडेटेड पैरा में डंप ना कर दें, हमेशा अपने आंसर्स को पैरास या पॉइंट्स में क्या करें सर, डिवाइड करें। यूज एप्रोप्रिएट हेडिंग्स, जहां भी हो सके एप्रोप्रिएट हेडिंग्स यूज करना है। अंडरलाइन कीवर्ड्स, एक हैबिट बना लीजिए अभी से कि अपने कीवर्ड्स को आपको अंडरलाइन करके चलना है एग्जाम में। तो क्या होता है कि यार जब आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हो, अगर आपके कीवर्ड्स सारी बातें कह जाती हैं तो एग्जामिनर कभी कभी कंप्लीट आंसर को रेफर नहीं करता, आपके कीवर्ड्स को देखकर भी आपको मार्क्स अलॉट कर देता है। इनकॉर्पोरेट डायग्राम्स वेर एवर पॉसिबल, जहां पॉसिबल है वहां हम लोग डायग्राम्स यूज करेंगे, डायग्राम्स को एक्सप्लेन करके बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पूछा गया है कि भाई ऑडिटर को कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, या कोड ऑफ एथिक्स से कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। तो इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वो सारा जो आता है, तो आप अकॉर्डिंगली कुछ भी एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में चीजों को बता सकते हो कि एक ट्राइंगल सा बना दिया, उस ट्राइंगल में 5 पार्ट्स कर दिए, अकॉर्डिंगली हर एक पार्ट में एक पॉइंट को डाल दिया, एंड देन आपने पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिया। तो वो एक सिंपल सा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, उसमें आपको कोई पेंसिल स्केल लेने की जरूरत नहीं है। आईसीआई लैंग्वेज आपको यूज करना है सर, और मैंने यहाँ पे यूज किया है इन पार्ट्स यूज करना है, क्योंकि मैं आपको बोलूं भैया पूरा आईसीआई लैंग्वेज यूज करना है, पूरा आईसीआई लैंग्वेज इनकॉर्पोरेट करना है, पॉसिबल ही नहीं है। आप बोलोगे सर पॉसिबल ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं पूरा आईसीआई लैंग्वेज लर्न कर सकूं, रेप्लिकेट कर सकूं, बट इन पार्ट्स आपको आईसीआई लैंग्वेज यूज करना है।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने क्लासेस के अंदर ना हर चैप्टर का आपको एक स्टार्टिंग देता हूं कि भाई तुमको कैसे स्टार्ट करना है आंसर को इन आईसीआई लैंग्वेज। स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आएगा तो कैसे स्टार्ट करना है, पीई का क्वेश्चन आएगा तो कैसे स्टार्ट करना है, कारो का आएगा तो कैसे स्टार्ट करना है, तो वो आईसीआई लैंग्वेज में होता है। तो वो क्या हो गया कि एटलीस्ट आप इंश्योर कर रहे हो कि आपका स्टार्टिंग जो है आईसीआई के लैंग्वेज में है। सिमिलरली आप क्या करो, जब भी क्वेश्चन बैंक रेफर करते हो, जब भी सजेस्टेड रेफर करते हो, तो मान लो ऐसे 240 का क्वेश्चन है तो उसमें 2 से 3 लाइन उठा लीजिए जो ऐसे 240 के लिए कॉमन है कि कोई भी पार्टिकुलर क्वेश्चन आएगा ऐसे 240 में तो वो लग जाएगा इंट्रोडक्शन टाइप, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ऐसे 240 का। एटलीस्ट इंश्योर कीजिए कि वो 2 से 3 लाइन एग्जैक्ट लिखें, बाकी आप खुद बनाकर लिखें, कीवर्ड्स यूज करें। डोंट ब्लफ द एग्जामिनर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्जामिनर को ब्लफ ना करें। हम लोग कभी कभी समझते हैं ना कि एग्जामिनर बेवकूफ है। आज भी हम लोग बीकॉम की दुनिया में जीते हैं, जो मन में आए वो लिख के आते हैं भाई, उससे अपना इंप्रेशन कम होता है, उससे अपनी क्रेडिबिलिटी कम होती है, एग्जामिनर के सामने अपना वेटेज गिर जाता है। तो अपने को एग्जामिनर को ब्लफ भी नहीं करना है, अप टू द पॉइंट लिखना है, जो रेलिवेंट चीजें हैं वो लिखनी है, बट अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन के साथ लिखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर रिवीजन टिप्स कुछ अपने, कि जब आप रिवीजन करोगे आप किन बातों का ध्यान रखोगे, जब आप रिवीजन करोगे किन बातों का ध्यान रखोगे। ब्लॉक ए बी सी के हिसाब से रिवीजन करोगे उतना तो क्लियर हो गया। अब जब आप रिवीजन करोगे आप किन बातों का ध्यान रखोगे, कैसे मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करोगे, कैसे ऑप्टिमम रिजल्ट्स अचीव करोगे। तो एक अलग से ना अपने एक रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए की पॉइंट्स का। आपके टीचर ने भले आपको कंसाइज नोट्स प्रोवाइड किया हो, रिवीजन के लिए कुछ भी कराया हो, रिविजनरी वीडियोस दिए हो, समरी नोट्स दिए हो, जो भी दिया हो, राइट, आप खुद का एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए की पॉइंट्स का, और अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हर टॉपिक को शॉर्ट में समराइज करके खाली उसके की पॉइंट्स लिखते जाइए। बिलीव मी, आपके टीचर ने आपको कितना भी शॉर्ट नोट प्रोवाइड करा है, बट वो जो आप रजिस्टर खुद से मेंटेन करोगे ना, जिसमें आप की पॉइंट्स अपने हिसाब से लिखोगे, वो इतना काम आएगा ना आपका रिवीजन के वक्त कि आप सोच नहीं सकते। एंड यू आर गोइंग टू थैंक मी फॉर दिस लेटर। जब आप रिवाइज करते हो सर, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो ट्रिकी होते हैं कि यार ये मेरे को याद नहीं रहता, और कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं कि यार ये तो याद रहता है, सिंपल है। तो जो भी ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स को साथ साथ रिवाइज करते जाओ। सिमिलरली आप जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि एक बार में सॉल्व हो जाता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि एक बार में सॉल्व नहीं होता है। तो जो क्वेश्चंस एक बार में सॉल्व हो जाते हैं वो तो ठीक है यार, इजीली हो गया, और जो क्वेश्चंस एक बार में सॉल्व नहीं होता है उसको रिवाइज कर लीजिए, ताकि जो सब्सिक्वेंट रिविजन होंगे ना, आप खाली उन ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स और ट्रिकी क्वेश्चंस में फोकस कीजिए। उसके बाद लर्न 90% आंसर विच ट्रिगर्स योर ब्रेन। क्या मतलब हो गया सर इसका? लर्न 90% आंसर्स विच ट्रिगर्स योर ब्रेन। फॉर एग्जांपल कोई सी क्वेश्चन में ना 8 पॉइंट है। अब होता क्या है कि 8 में से 6 पॉइंट तो ऐसा है जो अपने को एकदम याद रह जाता है, मतलब अपन एक फ्लो बनाए, कुछ भी बनाए तो वो 6 पॉइंट याद रह जाता है, बट 1 पॉइंट ऐसा है जो अपने को कभी याद नहीं रहता, अपन उसमें बहुत एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हैं। तो जरूरत नहीं है, तुम 8 की जगह 7 पॉइंट याद रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हर बार जब तुम रिवाइज करो फिर उन्हीं 7 पॉइंट को रिवाइज करो। वो 8वां पॉइंट तुम्हारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, तुम्हारे लिए वो 7 पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। तुमको जब भी रिवाइज करना है वो 7 पॉइंट ही रिवीजन करना है। सिमिलरली किसी क्वेश्चन में 15 पॉइंट है तो ऐसा मत करो कि बस 15 पॉइंट पढ़ लिया, जो याद आएगा लिख देंगे एग्जाम में। नहीं, तुम गलत कर रहे हो अपने साथ। तुम फर्स्ट टाइम 15 पॉइंट स्टडी करो, तुम देखो कि कौन सा 8 या 9 पॉइंट है जो तुमको याद रहेगा, तुम्हारा ब्रेन कैच कर पा रहा है। उन 8-9 पॉइंट्स को पिकअप करो, और जब भी तुम रिवाइज करो तुम 8-9 पॉइंट्स में क्या करो सर, फोकस करो। उसके बाद सर रिविजन के वक्त आप रिकॉल टेक्निक यूज कीजिए। रिकॉल टेक्निक का मतलब क्या होता है सर? आप लोगों ने क्लासेस करा है, आप लोगों ने कोचिंग्स करा है, आपने रिविजन करा है, तभी भी हर बार जब आप रिविजन करते हो आप वर्ड बाय वर्ड रिविजन करने बैठ जाते हो। ये बहुत गलत चीज है, बहुत गलत चीज है। आप रिकॉल टेक्निक यूज करो। कोई भी चैप्टर रिवाइज करना स्टार्ट करो ना, यूज रिकॉल टेक्निक। जस्ट क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू रिकॉल द आंसर। फॉर एग्जांपल कंपनी ऑडिट पढ़ रहे हो, सेक्शन 139, तो रिकॉल करो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। फर्स्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता था, सब्सिक्वेंट को कौन करता था, याद आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। कैजुअल वैकेंसी याद आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। रोटेशन बाकी तो याद आ रहा है सर, लिमिट याद नहीं आ रहा। अच्छा, लिमिट याद नहीं आ रहा तो लिमिट को 3 बार रिवाइज करते हैं। तो इसको बोलते हैं रिकॉल टेक्निक के इंस्टेड ऑफ रीडिंग द टॉपिक्स वर्ड बाय वर्ड, ट्राई टू रिकॉल। जो याद आ रहा है उसको देखो और आगे बढ़ जाओ, जो याद नहीं आ रहा है उनमें समय व्यतीत करो। दिस इज कॉल्ड अ स्मार्ट एलोकेशन ऑफ टाइम। तो रिकॉल टेक्निक यूज करें सर। उसके बाद आपके रिवीजन को फैसिलिटेट करने के लिए सर मैंने आपको रिविजनरी ऑडियो क्लिप्स प्रोवाइड किया है, उनको यूज करें और डेली रूटीन में अपने उन ऑडियो क्लिप्स को अपने लाइफस्टाइल का हैबिट बना लें। ये जो ऑडियो क्लिप्स है ना, आप बिलीव नहीं करोगे इसने कितने ही बच्चों की जिंदगियां बदली हैं। तो इन रिविजनरी ऑडियोज को ना अपने लाइफस्टाइल के एक पार्ट बना लें, अपने एक हैबिट बना लें कि डेली बेसिस में आपने आधा घंटा ऑडियो सुनना ही सुनना है, और आपको इसके लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। जो आपका सबसे बेकार वाला टाइम होता है ना, फालतू वाला टाइम होता है ना, जो कभी यूज नहीं होता है, वहां पे आप ऑडियो सुनना स्टार्ट करो। वॉशरूम में बैठे हो, ऑडियो सुनना स्टार्ट करो। नींद नहीं आ रही, ऑडियो सुनना स्टार्ट करो। या तो नींद ही आ जाएगी या तो तुम्हारा ऑडिट रिवाइज ही हो जाएगा।
बस में ट्रैवल कर रहे हो, ऑडियो सुनना स्टार्ट करो। यू आर डूइंग एनीथिंग जहां पे तुम प्रोडक्टिव नहीं हो, ऑडियो सुनना स्टार्ट करो। तो क्या होगा कि आप जब वो टॉपिक सुनते रहोगे, वो आपका इनर ब्रेन में कहीं ना कहीं जाता रहेगा, और सब्सिक्वेंटली आप जब ऑडिट को फुल फ्लैजेड वे में रिवाइज करने बैठोगे तो आपको लगेगा कि यार 70-80% मुझे ऑलरेडी याद है चीजें, क्योंकि मैं वो ऑडियो रेगुलर बेसिस में सुन रहा था। और एग्जाम से पहले आपको रिविजनरी वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी, तो आप उसको भी यूज करें। बट मैं आपको बता रहा हूं भाई कि रिविजनरी ऑडियो से ज्यादा इफेक्टिव कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप डेली बेसिस में क्या कर सकते हो सर, उन ऑडियोज को सुन सकते हो और वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रजिस्टर होता रहता है। क्लियर है? तो अगर आप इन सारे टिप्स को इनकॉर्पोरेट करके रिवीजन करोगे ना, एबीसी कैटेगरी में डिवाइड करोगे, फिर रिवीजन करोगे, आप देखोगे आपका स्टडी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गया। क्वेश्चंस वाला टिप फॉलो करोगे, आप देखोगे आपका कवरेज इंक्रीज हो गया। आप जब ये रिवीजन टिप्स फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि आपके नंबर ऑफ रिवीजन फास्ट हो रहे हैं। अपने आप ही आपको पता नहीं चलेगा, 3 से 4 बार आप इजिली सिलेबस को रिवाइज कर डालोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ऑडियो यूज करके तो भैया तुम 10 बार भी सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो। तो अपने आप वो चीजें ना इंप्रूव होते जाएंगी। और फिर लास्टली सर इंश्योर करें कि भाई आप एग्जाम जाने से पहले ना आपको सर सारे चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, सारे 100 मार्क टेस्ट देने हैं। ये आपको देना है। सर टाइम नहीं मिलता सर, दिक्कत आ रही है सर, उतना टाइम नहीं है सर। अरे भैया ये एक्सक्यूज बनाना बंद करो। इन एक्सक्यूजेस के चलते हैं ना तुम्हारा अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते जा रहा है भाई। तो इन एक्सक्यूजेस को बनाना बंद करो, अब तो बंद कर दो। हर सक्सेसफुल इंसान थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स अप्लाई करता है, उसकी वजह से उसे सक्सेस मिलता है। तो तुम अपना बहाने बनाना बंद करो और बचना बंद करो, एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो। टेस्ट देना है मतलब देना है, कमांड है मेरी तरफ से। देना है मतलब देना है, अपने आप को कमांड करो, देना है मतलब देना है, ईमानदारी से देना है। हर चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, 100 मार्क टेस्ट देना है। सर टेस्ट कहां से दे सर? तो टेस्ट कहां से दें डिपेंड करता है यार, आपका चॉइस है, आपका पर्सनल चॉइस है। बट वन रिलायबल सोर्स दैट आई कैन सजेस्ट यू, आई कैन एश्योर यू अबाउट इज अपनामेंटर.com, जो मेरा खुद का रिलायबल प्लेटफॉर्म है फॉर गिविंग टेस्ट सीरीज टू द सीए फाइनल स्टूडेंट्स, जहां पे बच्चे टेस्ट सीरीज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं, मेंटरिंग प्रोग्राम्स के लिए भी एनरोल कर सकते हैं, और पेन ड्राइव क्लासेस भी परचेज कर सकते हैं ऑफ एनी फैकल्टी अक्रॉस इंडिया। तो अपनामेंटर.com पे आप रिलाई कर सकते हो फॉर द टेस्ट सीरीज पर्पस। इट इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म दैट हैज परफॉर्म ड्रास्टिक रिजल्ट्स इन द फील्ड ऑफ टेस्ट सीरीज एंड मेंटरिंग। क्लियर है जी? तो ये जो पार्टिकुलर टेक्निक्स मैंने आपको बताया ना यार, तो आप इन टेक्निक्स को यूज करना स्टार्ट करो, आपको मजा आ जाएगा। स्टार्ट यूजिंग द सीपीआई फॉर्मूला, एंश्योर के कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, क्लियर नहीं है तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर बाकी स्टेप्स फॉलो करो, फिर प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है, रिटन प्रैक्टिस करनी है, इंटरलिंकिंग स्किल्स का ध्यान रखना है, टेस्ट देना है। इस ब्लॉक में डिवाइड करके सिलेबस को पढ़ना है, मजा आ जाएगा आपको। और रिविजन करते वक्त सर सेपरेट रजिस्टर बनाना है, रिविजन करते वक्त सेपरेट रजिस्टर बनाना है, ट्रिकी कॉन्सेप्ट को मार्क कर लेना है, ट्रिकी क्वेश्चंस को मार्क कर लेना है, जितना याद होए उतना याद करना है, बट उसको बार बार रिवाइज करना है, रिकॉल टेक्निक यूज करना है, रिविजनरी ऑडियोज वगैरह यूज करने हैं, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, रिटन प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देना है। राइट? तो इतना आप कर लोगे ना यार, तो मैं आपको कह रहा हूं कि ऑडिट में 60+ कहीं नहीं गया। मतलब वैसे तो 70+ भी आ सकता है, बट हम लोग कंजर्वेटिव साइड में रहते हैं, बिकॉज वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है ना? तो अपन कंजर्वेटिव साइड में रहते हैं कि भैया 60 तो आ ही जाएगा, 60 तो आ ही सकता है। और ऑडिट में 60 आ गया मतलब तुम्हारा सीए बनने का चांसेस 90% हो गया, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जिसकी वजह से तुम फेल हो जाते हो। तो यहां 60+ आ गया मतलब सीए बनने का चांसेस तुम्हारा 90% हो गया, फर्स्ट ग्रुप क्लियर करने का चांसेस 95% हो गया। समझ रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंस है? तो अपना 200% लगा दो भाई, अपना 200% लगा दो। नवंबर 23 में तुमको मतलब एकदम रॉक कर देना है, ऑडिट में 60+ लाना ही लाना है। उसी तरीके से सर लॉ में 70+ कैसे लाना है, उसका भी वीडियो मैंने आपको अपने चैनल में प्रोवाइड किया हुआ है। सर क्लासेस वगैरह लेनी है, टाइम कम है, तो फास्ट ट्रैक कोर्सेज अवेलेबल है, 60 घंटे में पूरा ऑडिट रिवाइज कराया हुआ है, अपनामेंटर.com में अवेलेबल है। टेस्ट देना है सर, अपना रिलायबल प्लेटफॉर्म है अपनामेंटर.com, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिस पे आप भरोसा कर सकते हो। रिविजनरी ऑडियोज पैन इंडिया सारे बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। लगता है कॉन्सेप्ट्स क्लियर है भाई ऑडिट के, तो क्लासेस में टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल नीड नहीं है। आप फ्री में रिविजनरी ऑडियोज यूज करना स्टार्ट करो, सारे स्टडी रिसोर्सेज यूज करना स्टार्ट करो, मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में कनेक्टेड रहो, मेरे साथ यूट्यूब चैनल में कनेक्टेड रहो, और अपनी प्रिपरेशन को फुल फ्लैजेड मैनर में करना स्टार्ट करो। द सक्सेस इज गोइंग टू बी योर्स। सो लव यू ऑल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा इस वीडियो के अंदर, एंड उम्मीद कर रहा हूं कि भाई इन वीडियोस को बनाकर आई एम एक्चुअली बिकमिंग ए मीडियम
to ensure success of those handful of students who are actually following these videos. Love you all. Take care.